नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र के नए नवेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। फडणवीस जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वाक्य है जो कल आपने शपथ ली, मी देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ देतो, शपथ के इस सेंटेंस के लिए आपको कितना लंबा इंतजार करना पड़ा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने ये कोई सोचा नहीं था कि मुझे वापस मुख्यमंत्री बनना है। मैं तो ये चाहता था कि महाराष्ट्र में वापस सरकार आए, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद कुछ ऐसा रहा कि सरकार भी आई और ऐसे नंबर्स लेकर आई कि पार्टी ने फैसला किया कि वापस मुझे मुख्यमंत्री बनाना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सौभाग्य है, और क्या कहूं। तो आपका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ कि मैं समंदर हूं, मेरे किनारे घर मत बना लेना, लेकिन अब ये समंदर लौट आया है, तो इस समंदर को लौटने के लिए क्या क्या करना पड़ा? मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 5 साल ये बहुत संघर्ष के रहे, क्योंकि जिस समय मैंडेट मिलने के बावजूद जी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ने हमारा साथ छोड़कर कांग्रेस और शरद पवार जी का दामन थामा, और उसके बाद 2.5 साल एक सरकार चली, बहुत ही बदले की भावना से चली। 2.5 साल अलग अलग प्रकार से आपको जेल में डालने का प्लान था? कई अलग अलग प्रकार के प्लान थे, कई प्लान तैयार हुए, लेकिन हमने 2.5 साल संघर्ष किया और मेरे जितने साथी थे वो सारे मेरे साथ थे। कोई भी संघर्ष में मुझे छोड़कर नहीं गया, कोई भी डरा नहीं सरकार से, और हमने एक बहुत फॉर्मिडेबल अपोजिशन खड़ा किया, सरकार को हिला कर रख दिया, और फिर हमारी सरकार बन गई। कहते थे कि सरकार उनकी थी लेकिन बातें आप तक पहुंच जाती थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 5 साल में मुख्यमंत्री रहा था, मेरे संबंध सबसे अच्छे थे, मैंने किसी को पैसा लेकर पोस्टिंग नहीं दी थी, मैंने किसी को प्रताड़ित नहीं किया था। तो ब्यूरोक्रेसी में मेरे लिए एक इज्जत भी थी और मेरा एक रुतबा भी वहां पर था, तो मुझे सारी चीजें तो पता चल जाती थी। तो इसलिए मैंने 2.5 साल तो बिल्कुल सरकार को हिलाकर रख दिया। फिर वापस हमारी सरकार आई तो 2.5 साल हम लोगों ने बहुत तेजी से काम करने की कोशिश की। शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं और अजीत दादा साथ में थे। लेकिन एक चीज है कि शपथ ग्रहण में इतनी देरी क्यों हुई? बहुत सारी खबरें आती रही, बहुत सारी कहानियां बनती रही, कई किस्से भी बने, तो अंदर की बात क्या है? देखिए, 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियों का निर्णय करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है, जब 2004 में भी कांग्रेस एनसीपी बहुमत में आई थी और अच्छे बहुमत में आई थी तो उनको 13 दिन लगे थे। 2009 में भी उन लोगों को 9 दिन लगे थे। तो ऐसा कोई बहुत इनऑर्डिनेट डिले हुआ ऐसा नहीं है। पर थोड़ा डिले तो हुआ। शिंदे जी भी किसी बात पे नाराज चल रहे थे। मैं ऐसा नहीं मानता कि शिंदे जी नाराज चल रहे थे, क्योंकि हमारी जब मीटिंग दिल्ली में अमित शाह जी के साथ हुई, उसी समय शिंदे जी ने कहा कि मैं ये समझ सकता हूं कि आपकी पार्टी के इतने लोग चुनकर आए हैं कि आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। तो एक प्रकार से उन्होंने उस समय कंसीड कर दिया था, और बाद में मैंने भी उनको ये कहा कि सरकार हम बनाएंगे तो आपने सरकार में रहना चाहिए। मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया कि मैं मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना, तब मुझे भी लग रहा था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पार्टी ने कहा तो मैंने किया, पर मेरे ध्यान में आया कि जब आपको उप मुख्यमंत्री बनना था, तो पार्टी का आदेश आया आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तब आपके मन में क्या विचार आया था, अगर आज बता पाए तो आप? देखिए, मेरे को एक ही डर था, मैं तो पार्टी का लॉयल सिपाही हूं। एक ही डर था, मुझे लगता था कि लोग कहेंगे कि सत्ता के लिए कितना लालची आदमी है जी। कल तक मुख्यमंत्री था, आज उप मुख्यमंत्री हो गया। लेकिन बनने के बाद मेरे ध्यान में आया कि पार्टी का कहना सही था। देखिए, जो पार्टी का प्रमुख होता है वो अगर सरकार के बाहर रहे तो सरकार ठीक नहीं चलती और पार्टी भी ठीक नहीं चलती। क्योंकि इस दौरान डिले हो रहा था तो बड़े सारे मीम्स बन रहे थे, तो आपने भी कोई मीम देखा कि नहीं? नहीं, मैंने कई मीम्स देखे और मुझे बड़ा, मैं कहता हूं कि बहुत एंटरटेनिंग था। इतने नहीं, हम तीनों ने साथ में बैठकर भी कई मीम्स देखे और खूब उसके ऊपर हंसे। एक मीम मुझे याद आता है कि जिसमें अजीत पवार जी कुर्सी पर बैठे, उसके पीछे उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ है और बाजू मुख्यमंत्री की कुर्सी रखी हुई है खाली, और वो बोल रहे
अरे भाई किसी को तो बैठाओ, मैं तो परमानेंट ही हूं। जी जी। लेकिन संजय राउत ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला अब धीरे धीरे बीजेपी जो है वो शिंदे जी की भी पार्टी को समाप्त कर देगी और बीजेपी ने अपना फायदा ले लिया है। हाउ डू यू टेक इट? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं संजय राउत के बयानों पर कभी भी रिएक्ट नहीं करता। और वो बयान तो डेली इसका कारण मैं बताता हूं कि हर नेता ने अपना स्तर तय कर लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि संजय राउत के बयानों पर हमारे प्रवक्ता रिएक्ट करें। उद्धव जी कुछ कहे तो मैं रिएक्ट करता हूं, और जहां तक इस बयान का सवाल है तो मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी समाप्त करने का उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। शिवसेना की हालत किस लिए हुई, जरा शिवसेना के नेताओं से पूछ लो, आपको बताएंगे। शिवसेना ने उबाटा सेना, जी उबाटा सेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है। लेकिन कांग्रेस ने एक बात ट्वीट करी और कहा कि जो बीजेपी ने विज्ञापन दिया शपथ का, उसमें बाला साहब की फोटो नहीं थी, उसको लेकर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। साधारणतः वो जो विज्ञापन है वो सरकार का विज्ञापन था। सरकार के विज्ञापन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम तैयार किए जी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के सिवा दूसरा फोटो उसमें नहीं रख सकते आप। किसी मिनिस्टर का भी फोटो रखना तो इवेंट का फोटोग्राफ हो सकता है, बाकी वैसा फोटोग्राफ नहीं रख सकते। और फोटो की बात नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे हमारे दिल में है। पॉलिटिकल पंडित एक बात को जरूर कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा मराठा कार्ड चलता था, जाति कार्ड चलता था, लेकिन ये पहली बार है जो हिंदुत्व कार्ड चला है। और इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य पहले शरद राव पवार होते थे, अब देवेंद्र फडणवीस है। पहली बात तो मैं बिल्कुल कोई चाणक्य वाणक्य नहीं हूं। मैं मेरी पार्टी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं। जनता की, नेताओं की, ईश्वर की कृपा रही है। खुद को तो आपने अभिमन्यु बताया था। नहीं, अभिमन्यु तो हूं वो कोई, पर मैंने ये कहा आधुनिक अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़ के आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोगों ने एक विचारों की लड़ाई लड़ी है जी, और उस विचारों की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में अगर कोई चीज हुई होगी, देखिए हमने लाडली बहना का कार्यक्रम हाथ में लिया, किसानों के लिए कार्यक्रम हाथ में लिया, ये सारी चीजों से प्रो इनकम्बेंसी तैयार हुई, पॉजिटिविटी तैयार हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, समाज की सारी विघटनकारी विचारों को समाप्त करते हुए पूरा समाज एक आया, जाति की व्यवस्था को भुलाकर सबने एक लक्ष्य को सामने रखते हुए वोट किया। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में एक बहुत ही जहरीला पोलराइजेशन कांग्रेस और उसके साथियों ने किया था, और उस पोलराइजेशन के चलते उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में घटी, वो सारा देखने के बाद समाज के सभी तबकों के ध्यान में आया कि हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा। एक है तो सेफ है का नारा, ये नारा महाराष्ट्र का मूल मंत्र बना, जिसके कारण 5% वोटिंग बढ़ा है और जो हमारे पाले में आया है। तो मुझे लगता है कि ये नारा एक डिफाइनिंग मूवमेंट था हमारे जीत का। एक ये नारा डिफाइनिंग मूवमेंट था जीत का। और आपको लगता है जैसा वोट जिहाद का बार बार आप नाम लेते थे, आप अपने कार्यक्रमों, अपनी रैलियों में कहते थे, वोट जिहाद इस बार नहीं चला, दूसरी तरफ से पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं, ये हिंदू पोलराइजेशन नहीं है, काउंटर पोलराइजेशन है। हमने पोलराइज नहीं किया। आपने कहा था चुनाव प्रचार में कि वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध होना चाहिए। यस, ये काउंटर पोलराइजेशन है। अगर कोई वोट जिहाद की बात नहीं करता तो हम धर्म युद्ध की बात नहीं करते। ये काउंटर पोलराइजेशन है। जिस प्रकार से उलेमाओं की 17 मांगों के ऊपर अपने घुटने कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने टेके, और किस प्रकार की मांगे, ऐसी मांग हो सकती है कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी हैं उनके सबके आरोप वापस ले लो, और ये घुटने टेक कर कहते हैं हाँ हमको तो मंजूर है, हम तो ये कर लेंगे, और ऐसी 17 मांगे। तो इसके चलते लोगों में भावना बनी, और उसके बाद फिर सज्जाद नुमानी
खुलेआम कहते कि वोटों का जिहाद करिए, एमवीओ को इसलिए- समर्थन हाँ। दीजिए। जिहाद शब्द उन्होंने यूज किया, इसलिए मैंने कहा अगर आप जिहाद करोगे तो वोटों का धर्म युद्ध होगा, और वो हुआ और लोग आए और लोगों ने जवाब दे दिया।